पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। ग्लोबल ई-बिजनेस, हाउ बिजनेस इज यूज्ड, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम देखेंगे ग्लोबली इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस हम कैसे वर्क करते हैं। इसमें बिजनेस में जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसको हम लोग किस तरह से यूज करें, इसके ऊपर अब हम डिस्कशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट ग्लोबल ई बिजनेस डिस्कशन। इसमें हमारे पास आता है बिजनेस प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में। पहले बिजनेस प्रोसेस देखते हैं। वर्क फ्लोज ऑफ मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, set of activities, steps may be tied to functional areas आर बी क्रॉस इन फंक्शनल आ जाते हैं। वर्क फ्लो जितना भी जा रहा है वो मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि एक ही मटेरियल के ऊपर जाना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन बननी चाहिए और उसके अंदर नॉलेज वगैरह आना चाहिए। सेट ऑफ एक्टिविटीज आप जितनी परफॉर्म करें उनका स्टेप्स जो देख रहे हैं वन बाय वन सब चीजों को हमें देखना है। मे बी टाइड टू फंक्शनल एरियाज, आर बी क्रॉस फंक्शनल, इनको हम लोग एक फंक्शनल एरिया में जोड़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इनका क्रॉस फंक्शनल के एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ हम लोग जोड़ क्रिएट करते हैं, उसके अंदर देखते हुए फर्दर चीजों को आगे से आगे लेकर जाते हैं। अब आते हैं बिजनेसेस पे। कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, हम बिजनेस प्रोसेसेस की जितनी भी कलेक्शन है क्या हम उनको देख सकते हैं? यस, हम उनको देख सकते हैं। उसके मुताबिक देखते हुए हम कहते हैं कि हमारे पास ये बिजनेस मौजूद है, इसके अंदर इतनी कलेक्शन हुई है, इतना काम हुआ है या इतना हमने इस टाइप का डेवलपमेंट किया है, इसकी वर्किंग जितनी लेकर हम लोग गए इसको हम लोग देखते हैं। बिजनेस प्रोसेसेस में भी एसेट्स और लाइबिलिटीज, यस बिजनेस प्रोसेस एसेट्स और लाइबिलिटीज बन सकती हैं। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो हमारे पास मौजूद है, हमारा अपना माल। लाइबिलिटीज जो हमने किसी दूसरे के वाजिबात देने होते हैं, उन चीजों को हमने देखना होता है, उसको हम लोग लाइबिलिटीज का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है examples of functional business processes, manufacturing and production, sales and marketing, finance and accounting, human resources। मैन्युफैक्चरिंग में आती है असेंबलिंग करनी, हमने प्रोडक्ट जितनी भी हमारी प्रोडक्ट है उनको असेंबल करके रखना, उनको इकट्ठे मिला के चलाना। आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स, हमने सेल्स एंड मार्केटिंग में ये पता हो कि हमने किस कस्टमर को दिया, किस तरह से हम लोग लेके चला है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में ये पता हो कि क्रिएट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी फाइनेंशियली पोजीशन को देखते हुए चीजों को वर्क करवाना है। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या करते हैं, जहाँ पे भी HR का वर्ड आ जाए तो इट्स मीन इसका मतलब होता है अपने एम्प्लॉयज को हायर करना, उनकी सर्विसेज देना या फिर उनको टाइमली हमें उनकी पेमेंट पे करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उनके वर्क आवर्स को देखते हुए चीजों को आगे से आगे लेके जाना। बिजनेस प्रोसेसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी enhance business processes in two main ways. Number one, increasing efficiency of existing process, enabling entering new process that are capable of transforming the business. Increasing efficiency of existing processes यानी कि वो पोजीशन ऑफ टर्मिनल, पॉइंट ऑफ सेल में POS से मराद होता है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, कि ऐसा आपने स्टेप उठाना है जो मैनुअली आपने वर्क करना है कि आप पॉइंट ऑफ सेल पे जा रहे हैं और जाकर हमने चीज खरीदे वापस करें, मतलब उसकी पेमेंट दी। लाइक जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं, हमें पता है हमने ये चीज खरीदनी है, हमने फॉर एग्जांपल नमक ही खरीदना, हम नमक खरीदेंगे, नमक खरीद के हमने उसके पैसे पे किए और काम खत्म हो गया, ये मैनुअली हमारा काम हुआ। अब हम आते हैं इजिली एंटायरिंग न्यू प्रोसेस दैट आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग द बिजनेस। अब हमने ये वाली जो चीज थी ना, एक तो या तो हमने ये एक कस्टमर देखी, या फिर अगर हम दूसरी बात करें अपने जो बिजनेस की टर्म में, तो बिजनेस की टर्म में हमने जिस जगह पे डील करेंगे वो माल हमारे तक पहुंचा देंगे। जब हम ये पूरे सिस्टम को पहले हम कैपेबल बनाते हैं बिजनेस को ट्रांसफर करने में, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास चीजें कौन सी मौजूद है, क्या हमारा इतना सरमाया है या एसेट है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को आगे से आगे मूव कर सकें या हम अपने बिजनेस को चला सकें। चेंज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, replace sequential steps with parallel steps, eliminate delays in decision making, कि हमने फ्लो इन जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन का फ्लो है हमने उसको एक सीक्वेंस के साथ चलाना है, फिर उस सीक्वेंस को हमने रिप्लेस करना है पैरेलल स्टेप्स के साथ, एक के बाद एक स्टेप का एक दूसरे के साथ। जितने भी डिलेज होंगे उनकी डिसीजन
मेकिंग में हमें हेल्प आउट मिलेगी। फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, इंटरनल मेमोज एंड बीपीओ, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनके बारे में फ्लेक्सिबल, आपने उनके बारे में ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हुए चीज़ें लेनी, इंटरनल मेमोज बनाने हैं, बीपीओ बिजनेस पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं कि पहले से ही मौजूद हमारे पास सिस्टम होता है, उसको वर्क करवाता है। नेक्स्ट हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब हम लोग ग्लोबली किसी सिस्टम को देखते हैं तो हमने देखना है पहले हमारा बिजनेस प्रोसेस क्या है, ठीक है। फिर देख लिया कि बिजनेस में हमने उन कलेक्शन को देखना है, फिर उनके अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इनको मैंने बड़ा क्लियरली आपको बताया कि एसेट्स वो हमारे पास हमारा माल होता है, हमारा कैपिटल होता है, जो हमारे पास हमारी चीजें मौजूद हैं उन्हें हम एसेट्स का नाम देते हैं। लाइक हमारा अपना फर्नीचर भी है, वो भी एसेट्स है। लायबिलिटीज आ जाती हैं, वो चीजें आ जाती हैं, तो ये वो चीजें अपनी लाइबिलिटीज में जो हम वाजिबात आते हैं जिनको हम करते हैं। फिर उसके बाद आती हैं एग्जांपल्स में, जब हमने देखा हमने मैन्युफैक्चर भी करना है, सेल भी करना है, फाइनेंस भी इनका देखना है और एचआर भी देखना है। इन सारे प्रोसेसेस को देखते हुए हम अपना एक बिजनेस बिल्ड करते हैं। ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ग्लोबली सब चीजों में आते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है या तो मैनुअल जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टेप से मेरा मैनुअल था, पहले मैनुअल से ऑटोमेटिक स्टेप्स में हम लेके फिर उसको हम जब बिजनेस में लेकर आए तो हमने देखना है पहली चीजें कौन सी मौजूद है, कौन सी नई चीज डाल के हमने उसको न्यू में इन्वेंट किया है। ये था हमारा ग्लोबल हमारे पास ई बिजनेस सिस्टम। ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, मॉडल एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। पहले हमारे पास आते हैं इंफॉर्मेशन राइट्स। इंफॉर्मेशन राइट्स में हमें ये पता हो कि हमारी प्राइवेसी मौजूद है, उसके अंदर सिक्योरिटी है, प्राइवेसी एंड फ्रीडम इन द इंटरनेट एज, के इंटरनेट की दुनिया के अंदर हमें प्राइवेसी एंड इंटरनेट यूरोपियन डायरेक्टरेट डाटा प्रोटेक्शन के हमें डाटा के ऊपर प्रोटेक्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमारा डाटा किस तरह से बिल्ड कर रहे हैं। इंटरनेट चैलेंजेस टू प्राइवेसी, जितने भी इंटरनेट के चैलेंजेस हैं वो हमें प्राइवेसी के जो इश्यूज हैं वो तो नहीं रेज करके दे रहे, टेक्निकल सोल्यूशंस को सॉल्व कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाए जो हमारे डाटा को प्रॉब्लमाइज कर रहा है या क्रिटिकल इश्यूज को क्रिएट कर रहा है तो क्या वो उनको सॉल्व आउट कर रहे हैं, करके दे रहे हैं हमें। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड सीक्रेट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट, चैलेंजेस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ जाती हैं। नंबर अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स में जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जिक्र आता है ना, इसके अंदर जितने भी हमारे टेक्सुअल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या जाते हैं कि वो प्रॉपर्टी राइट्स जिनको हम लोग, एक तो होते हैं टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में टेंजिबल वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग देख टच कर सकते हैं और इंटेंजिबल वो होती है जिसको टच नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी गुडविल वगैरह हो जाती है जो कि हमारी साख होती है। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, सिस्टम को हम लोग जो है ट्रेडली जितने भी हमने काम किए अपने ट्रांसपोर्टेशन के या अपने सिस्टम को बिल्ड कराने के सीक्रेटली रखते हुए किया, कॉपीराइट उनके ऊपर सही तरह से बिल्ड किया गया, या फिर ये तो नहीं है कि हमने कोई काम किसी का जो कॉपीराइट के रूल्स एंड रेगुलेशन को हमने पढ़ा है। मतलब कॉपीराइट वो होता है कि हमने फॉर एग्जाम्पल किसी का यूट्यूब चैनल है, उसने किसी की वीडियो उठा के लगा ली है, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग चीज़ों को बिल्ड करवा सकते हैं। पेटेंट्स क्या होते हैं, पेटेंट्स वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो काम को आगे से आगे लेके जाते हैं। पेटेंट हम क्या कहते हैं, पेटेंट हमारे पास कोई भी वो चीज़ आ जाती है कि आप लोग जो हमारे पास लोगो है किसी भी जगह का, किसी इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम कहते हैं। कॉपीराइट क्या होते हैं, कॉपीराइट वो वाले राइट्स होते हैं कि अगर हमने किसी की चोरी करके कोई चीज़ ले ली है, कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश अपने नाम से करवा लिया, तो इसे हम कहते हैं कि हमने उसकी कॉपीराइट की है, हमारे ऊपर क्लेम लग जाता है। चैलेंजेस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अब जितने मिसाइल आते हैं हमें उन सबको डील करना आना चाहिए, जितने प्रॉपर्टी राइट्स में मिसाइल आते हैं। द मॉरल एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर उसके बाद आती है अकाउंटेबिलिटी, लाइबिलिटी एंड कंट्रोल, कंप्यूटर रिलेटेड लाइबिलिटी प्रॉब्लम्स, कंप्यूटर के रिलेटेड। अच्छा, लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया था इसको वाजिबात कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर जितनी भी लाइबिलिटी है या कितने भी वाजिबात है कोई हमारे ऊपर लागू तो नहीं हो रही है, हमने किसी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हमारी हमने लेनी है, किसी को हमने चीज़ें तो नहीं देनी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अकाउंट्स को देखते हुए हम करते हैं। कंप्यूटर में रिलेटेड जितनी भी लाइबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं ये उनको डिजाइन करवाता है। सिस्टम क्वालिटी क्या होती है, डाटा क्वालिटी एंड सिस्टम्स एरर, डाटा की क्वालिटी और सिस्टम एरर्स को देखते हुए हम लोग करते हैं कि अगर कोई डाटा में कोई क्वालिटी बेहतर जा रही है, उनके सिस्टम में कोई एरर तो नहीं आ रहा, उनको देखते हुए वर्क करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, इक्विटी, एक्सेस एंड बाउंड्रीज, हमें अपने सिस्टम के अंदर रहते हुए उनको एक्सेस भी करना है, उनकी बाउंड्रीज को भी जो के अंदर रखते हुए हमने अपनी क्वालिटी को मैनेज करना है, चीज़ों को देखना है कि हमारी क्वालिटी किस तरह से जा रही है, चीज़ें कैसे बिल्ड कर रही है, हमारा सिस्टम उसके मुताबिक रहते हुए वर्क को देख रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैलेंसिंग पावर। अच्छा, यहाँ पे रैपिडली ऑफ चेंज,
मेंटेनिंग बाउंड्रीज, डिपेंडेंस एंड वैल्यूएबिलिटी। बैलेंसिंग पावर में सेंटर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड, कि आपका सेंटर जो है उसके अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, रैपिडली चेंजेस की जाती हैं, ग्लोबली हम रैपिड चेंजेस आते हैं जिनको हम वाइप आउट करते हैं बिजनेस से, एंड यू जॉब क्विकली, कि आपका अपने एक काम जो आप परफॉर्म कर रहे हैं ना आपके बिजनेस के अंदर, आपका काम ये है कि आपकी जॉब ये है कि आपने आपको जो काम दिया गया आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए अगर कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आपके जो ऑनर है आपको अलाउ करें तो आप फटाफट उस काम को करें स्पीडली और काम करके आप अपना बेहतर अंदाज में काम कर सकें। मेंटेन बाउंड्रीज कहती हैं डू एनीथिंग एनीवेयर, कि आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी जगह पे, फैमिली वर्क एंड लेजर, यानी कि आपके पास कोई भी बाउंड्रीज है, आपने उसके अंदर अपनी बाउंड्रीज को देखना है कि आपका फैमिली वर्क क्या है, टाइम क्या है, आप किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं। आप 8 9 to 5 अगर एक जगह टाइम दे रहे हैं तो किस तरह अपने फैमिली को भी देख रहे हैं, या अपना घर में तो नहीं लेके जा रहे, लेके जा रहे हैं तो किस टाइम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये अब आपका एक होती है मेंटेन बाउंड्रीज। अब इसी तरह अगर हम देखें अगर हमारा लास्ट डेज है तो क्या हम लास्ट डेज के मुताबिक अपना टाइम दे रहे हैं इसे। डिपेंडेंस एंड वैल्यूएबिलिटी, व्हाट हैपेंस इफ सिस्टम फेल, अगर सिस्टम फेल हो जाए तो ऐसा क्या होगा, तो ऐसा ये होगा कि हमारा सिस्टम जो वो टोटली डिपेंड कर रहा था हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इनके मॉरल्स, और कौन कौन से हमें आते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम देख चुके हैं कि जिसमें एक्सेस आ जाती है, हमें बाउंड्रीज बताते हैं, यानी कि कंप्यूटर क्राइम एंड अब्यूसेस आ जाती हैं। इनके अंदर आते हैं वर्क करते हैं ट्रैक डाउन टेक्नोलॉजीज एंड री इंजीनियरिंग जॉबलेस, कि हमारे पास जितने भी इंजीनियर्स हैं ना वो एम्प्लॉय जो भी होते हैं वो जॉबलेस होना शुरू हो जाते हैं अगर इस तरह के हम लोग फैसिलिटीज पैदा ना करें, बिजनेस के मौके पैदा ना करें। तो अब आते हैं इक्विटी एंड एक्सेस में। डू एनी वन एवरीवेयर हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट डिजिटल एज, इस दुनिया डिजिटल एज में, यानी कि हमारे पास जो कंप्यूटर के दौर चल रहा है इसमें हर किसी के पास सोशल क्लास लेवलनेस होगी, जो देखते हैं कि हमारे पास हर चीज़ें हम किसी भी जगह पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, काम को आगे से आगे लेके जा सकते हैं, काम को कर सकते हैं। हेल्थ रिस्क क्या होता है, RSI CDS एंड टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। टेक्नो स्ट्रेस, कि जितना भी हमने ये प्रॉब्लम्स हैं आ रहा है कि हमें कुछ ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं कि ये भी हमें पेश आ सकती हैं, इसके अंदर हमें इनसे अपने आप को बचाना है, इनसे बचते हुए हमने अपने सिस्टम को बिल्ड करना है। नेक्स्ट ये जो हमने बात की है कि ये हमने जितना भी सिस्टम में काम करना है वो ये चीज़ को सबसे पहले मद्देनजर रखना है कि हमारे पास जितना भी एम्प्लॉय का वर्क है, ये काम है, वो सारा इस हवाले से वर्क हुआ है, हमने उसकी क्वालिटी को देखा है, या हमें कोई हेल्थ रिस्क तो नहीं आगे, हमने उन प्रॉब्लम्स को तो नहीं देख लिया, ये तो नहीं कह लिया कि हमने हर जगह काम करते हुए या हमने जरूरत से ज्यादा काम कर लिया तो हमारे लिए हेल्थ रिस्क प्रॉब्लम्स वगैरह रेज हो गई हैं, ऐसा तो नहीं हुआ। उन चीजों को हम लोगों ने देखा। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहाँ पे डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जब इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो जाती है तो वो एक बिजनेस क्रिएट करते हैं, तो वो बिजनेस कैसे बनता है, किस तरह से काम को आगे लेकर जाया जाता है, इसको हम देखते हैं। लेट्स सी फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन डाटा इन ट्रेडिशनल फाइल इन्वायरमेंट। अब जो ट्रेडिशनल फाइल इन्वायरमेंट था वो मैनुअल सिस्टम था, वो चलता था, लेकिन इसमें क्या था कि आपके फाइल्स रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, पेजेस को बिल्ड किया जा रहा है, उसके अंदर ही अंदर आपको एक के बाद दूसरा पेज जोड़ा जा रहा है, फिर उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन फाइल की जा रही है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट में आता है कंप्यूटर और सिस्टम यूजेस हायरार्कीज। कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन सी हायरार्कीज को यूज किया जाता है, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस, कि आप किस तरह से फील्ड बना रहे हैं, आपका रिकॉर्ड क्या चल रहा है, फाइल क्या है और डाटाबेस क्या है। अब फील्ड क्या होता है, फील्ड का मतलब होता है इसमें करेक्टर्स आना, यानी कि ABC के जो सिंगल करेक्टर्स होते हैं ना, लाइक दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक में दिस के अंदर 4 करेक्टर्स आ रहे हैं, THIS, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ करेक्टर्स है। रिकॉर्ड्स आ जाता है, रिलेटेड फील्ड्स है आपके पास। जब इन करेक्टर्स की फील्ड यानी कि एक के बाद एक करेक्टर जोड़ा जाएगा, उसका सेट जोड़ा जाएगा, तो उसको हम रिकॉर्ड का नाम देते हैं। फाइल क्या आता है, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सेम टाइम के, हमने एक ही टाइप का हमने फाइल के अंदर रिकॉर्ड डालना है। डेटाबेस में ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइल क्या करना है, एक रिलेटेड फाइल्स के अंदर पिछली टाइप के रिकॉर्ड को जोड़ते हुए अगला हमने क्या करना है, उसका रिकॉर्ड बनाना है चीजों। हमारे पास आते हैं रिकॉर्ड में डिस्क्राइब एज एन एंटिटी, एंटिटी के तौर पे डिस्क्राइब किया जाता है। एंटिटी नाम से ही पता है कि एंटिटी क्या होगी, एनीथिंग, प्लेस, पर्सन, एनी जो लिविंग थिंग है ना उसको हम एंटिटी का नाम दे सकते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीजें आ जाती हैं इसमें। लाइक हमारे पास कोई कार है, वो भी एक एंटिटी है विच आप जो स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। कार में क्या हो सकती है इन्फॉर्मेशन स्टोर, उसका मॉडल क्या है, उसका कलर क्या है, उसका जो है हमारे पास जो टायर्स है उनकी स्पीड क्या है, इस वाले से उसकी कितने ऑयल में कितने तेल में चल सकती है, इसका हिसाब से कहता है एट्रीब्यूट्स ईच कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी डिस्क्राइब एंटिटी। एंटिटी अब मैंने जो इसका बताया ना कि कितने पेट्रोल पे चल सकती है, कितना इसका किलोमीटर इसने तय करना है, तो इसको ही एट्रीब्यूट्स का नाम देते हैं। एट्रीब्यूट्स डेट एंड आर ग्रेड बिलोंग टू एंटिटी कोर्स। एट्रीब्यूट्स के जितना भी डेट या ग्रेड है वो किसके साथ बिलोंग करते हैं, एंटिटी कोर्स के साथ बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे
पास आती हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट। अच्छा, अब ये डायग्राम है जो कि हमें दिखाई गई है, हमें यहाँ से है कि स्टूडेंट का डाटाबेस है और उसके ऊपर हमने स्टूडेंट का जो डाटाबेस है हमने इसके ऊपर कैसे बिल्ड करवाना है, हमें ये देखना है कि हमारे पास डाटाबेस है, फाइल है, रिकॉर्ड है, फील्ड, बाइट एंड बिट। बिट हमारे पास सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी सिस्टम के अंदर। अब ये कोर्स फाइल है और फाइनेंशियल फाइल, पर्सनल फाइल। अच्छा, अब एक जो स्टूडेंट है उसका पता हुआ उसने कौन कौन से कोर्सेज लेने हैं, उसके वाले से कैसे डील करना है, कि उसने किस कोर्सेज को पढ़ना है, किस सेमेस्टर में पढ़ा, कितने में फेल हुआ, कितने में पास हुआ, किस टाइम पे पेपर दिया, ये उसकी डीलिंग होती है। फाइनेंशियल में आता है उसके फीसेस क्या थे, उनके वाउचर्स क्या थे, किस तरह रहते हुए उसने अपनी फीसेस एंड वाउचर को दिया। पर्सनल फाइल में क्या आता है कि आप लोग पर्सनली कैसे डील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट आईडी, कोर्सेज, डेट एंड ग्रेड, ये सारा कुछ आता है। फिर ये इसी के बारे में बताया हुआ है कि देखें कोर्स की फील्ड क्या है, उनके लेटर्स क्या है आपकी में, ये सारा कुछ इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। अब कंप्यूटर सिस्टम्स ऑर्गेनाइज डाटा इन ए हायरार्की दैट स्टार्ट विद द बिट व्हिच रिप्रेजेंट आइदर 0 or 1. Bit can be a group to form a byte to represent one character, number or symbol. Byte can be grouped to form field and related fields can be grouped to form a record. Related records can be collected to form a file. Related files can be organized into database। अच्छा, इसमें देखें कितनी सारी बातें एक साथ कह दी हैं। पहले तो वो कहता है कि बिट जो भी होती है ना हमारे पास ऑर्गेनाइज करने के लिए हायरार्की, वो हमेशा बिट से स्टार्ट होती है। बिट क्या होती है वो, या हमारा हमें पता है कंप्यूटर ना दो चीजों पे वर्क करता है, 0 या 1, या तो बिट 0 होगी या ये 1 होगी, इस वाले से वर्क करता है। बिट कैन बी अ ग्रुप, हाँ जी, ये ग्रुप हो सकता है फॉर्म में बैठ करने के लिए जो कि रिप्रेजेंट करता है एक करेक्टर को। बिट जब ना उनका ग्रुप बनाया जाता है तो वो एक बाइट बनाता है जिसमें करेक्टर्स आते हैं, नंबर्स या सिंबल्स etc आ जाते हैं। बाइट को ग्रुप किया जाता है फॉर्म में फील्ड से। रिलेटेड फील्ड्स कैन बी अ ग्रुप टू फॉर्म अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड के अंदर रहते हुए। रिलेटेड रिकॉर्ड जितने भी होते हैं वो कलेक्ट करते हैं एक फाइल से, और रिलेटेड फील्ड फाइल जितनी भी होती हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है एक डेटाबेस में, जो कि हमारे पूरे सिस्टम को वर्क करवाने में हमारी हेल्प करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, सिस्टम को कैसे लेकर चल रहा है। जब हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में आते हैं ना, हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। वो प्रॉब्लम्स कौन सी आती हैं वो हम देखते हैं। नंबर 1 पे आती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में फाइल मेंटेन सेपरेटली बाय डिफरेंट भी यही पड़ता है। लेकिन ये काम क्या, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो ना तो हम दोबारा इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके काम कर सकते हैं। तो उसने क्या था, हमें नए सिरे से काम करना पड़ता था, हमारा पेपर वर्क जो था वो ज्यादा होता था, कॉस्ट ज्यादा लगती थी। डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, हाँ जी, डाटा की डुप्लीकेशन। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन के चांसेस होना। इनकंसिस्टेंसी मतलब सेम आरटी आपके पास वो कंसिस्टेंट नहीं डाटा जा रहा, कि आपके एक डाटा फाइल में कुछ डाटा लिखा है दूसरे में कुछ हो सकते हैं। जब हम सेव करेंगे तो हम क्या करेंगे कंप्यूटराइज्ड में, तो हम उसकी चेंजिंग साथ साथ करते जाते हैं। जब डाटा रिडंडेंसी की बात करें तो इसका नाम ही उसने क्या, प्रेजेंस ऑफ डुप्लीकेट डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। सम एट्रीब्यूट्स हैज डिफरेंट वैल्यूज, सेम एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट वैल्यूज मौजूद होती हैं। प्रोग्राम डेट डिपेंडेंस, प्रोग्राम की डेट डिपेंडेंस क्या होती है, डाटा कैसे चल रहा है, काम को कैसे लेकर जाया जा रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन ट्रेडिशनल फाइल इन्वायरमेंट। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग में आता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, यूजर्स आ जाती हैं, सब यूजर्स बताएंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज, सेल्स एंड मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग आ जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर 2 प्रोग्राम 1 है, वो डिस्कस करता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को, कि हमने डिलीवर क्या करेंगे, मास्टर फाइल्स हैं, A to Z जिसमें डाटा एलिमेंट्स हैं, यानी कि फाइल्स रखी गई हैं, आपकी डायवर्सिटीज क्या जा रही हैं, अपनी एप्लीकेशन क्या रही है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर भी फाइल जा रही है, प्रोग्राम 2 में आता है क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि एम्प्लॉयज का डाटा आ जाता है, एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड रखा जाता है। सेल्स एंड मार्केटिंग में हमने सेल्स एंड मार्केट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, कैसे सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग में हम उसको चीज को बना कैसे रहे हैं, हमने उसकी पब्लिसिटी कहाँ से की, मतलब क्या है कि उसका खाम माल हमने कहाँ से लिया, उसको बनाने में, प्रोसेस करने में हमें कितना अरसा लगा, सारी चीजें जो आती हैं वो इसके अंदर आती हैं। इसको हम लोग ऐसे डील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है द यूज ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो आता है, encourages each functional area in a corporation to develop specialized applications and files. Each application requires a unique data file that is likely to be subset of the master file. These subset of the master file lead to the data redundancy and inconsistency, processing inflexibility and wasted storage resources। अच्छा, वो कहता है जो हमारे पास ट्रेडिशनल में ना, उसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है हमें कि हमारा जो डाटा ना रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी की वजह से ना बार बार डुप्लीकेट हो रहा है, हमारी जो स्टोरेज है ना वो वेस्ट होना शुरू हो जाती है, हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि ये वाली कि हमारी स्टोरेज क्या है वो वेस्ट हो रही है, हमारा डाटा प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर रहा चीजों को लेकिन चल रहा, किस वजह से कि हमारे जो स्टोरेज ही फिल हो गई है, तो हमारे डाटा को कहाँ से स्पेस मिलेगी अपना नया डाटा इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास
है डेटाबेस अप्रोचेस टू डाटा मैनेजमेंट। कौन कौन सी अप्रोचेस आती हैं? नंबर 1 पे आता है डेटाबेस कलेक्शन और डाटा organized to serve many applications by centralized data and controlling redundant data। कि हम कंट्रोल कैसे कर रहे हैं अपने डाटा को रिडेंटली, कि अपने डाटा को बचा रहे हैं कि बार बार वो सेम डाटा ना आए, अपने डाटा को सेंट्रलाइज कर रहे हैं ताकि अगर किसी में कोई चेंजिंग आए तो वो खुद ब खुद बाकी चीजों में चेंज कर दे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा? इंटरफेस करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के दरमियान और फिजिकली डाटा फाइल जाता है। अच्छा, ये जो सेंट्रलाइज है उसकी एक एग्जाम्पल ये भी हो सकती है, लाइक देखिए आप जब हम आईडी कार्ड एक बनवाते हैं तो अब हमने किसी बैंक में जाकर अकाउंट खुलवाना तो हमारा आईडी कार्ड नंबर एंटर करके नादरा से सारा हमारा डाटा ले लेते हैं, तो वो क्या होता है? वो सेंट्रलाइज्ड किया होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इंटरफेसेस आती हैं जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाते हैं, फिजिकल डाटा फाइल्स बनाती हैं, सेपरेट करती हैं लॉजिकल एंड फिजिकल व्यूज के डाटा को सॉल्व करती हैं प्रॉब्लम्स और ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट, कंट्रोल रिडंडेंसी, एलिमिनेटेड इनकंसिस्टेंसी, अनकपल्ड प्रोग्राम्स एंड डाटा अनेबल सेंट्रल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। क्या आपकी कलेक्शन जा रही है, किस तरह से मैनेज करें, आपका इंटरफेस किस तरह चल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड फिजिकल डाटा फाइल में, आप लॉजिकल एंड फिजिकल व्यू कैसे देख रहे हैं, सॉल्व कैसे कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर रहे हैं अपनी रिडंडेंसी को, कि बार बार आप डाटा के अंदर सेम डाटा नहीं लेके आ रहे, एलिमिनेट कर रहे हैं इनकंसिस्टेंसी को, ऐसी प्रॉब्लम जो कि हमारे डाटा में क्या कर रही है, इनकंसिस्टेंस ला रही है। डाटा की फाइल के अंदर एक ही चीज है, अगर उसमें दूसरे में हमने चेंज नहीं की, फॉर एग्जाम्पल एक में हमें पता लग गया कि इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हमने गलत लिखी, दूसरी साइड पे हमने सेट कर लिया तो पहली साइड पे हमने सेट नहीं किया, ये इनकंसिस्टेंसी आती है। अनकपल्ड प्रोग्राम्स एंड डाटा, कपल्स को प्रोग्राम एंड डाटा आ जाती है। अनेबल सेंट्रल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, हमारी मैनेजमेंट क्या चल रही है, उनकी सिक्योरिटी क्या है, किस हवाले से हम उसको वर्क करवा रहे हैं। हायरार्किकल एंड नेटवर्क डीबीएमएस कौन से होते हैं? ओल्डर सिस्टम्स हमारे कैसे वर्क करते हैं? हायरार्किकल डीबीएमएस मॉडल 1 to मैनी रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, बहुत से रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेटवर्क डीबीएमएस मॉडल्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स आते हैं, यानी कि इसमें हायरार्की में एक से मैनी, यानी कि ऐसा रिलेशन बनाना, एक टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, मैनी आ जाते हैं। नेटवर्क, अब एक टीचर मैनी टू मैनी, अब मैं एक टीचर भी एक कोर्स को पढ़ा सकता है, ये बहुत से टीचर जो हैं वो सेम कोर्स को पढ़ा, बहुत से कोर्सेज पढ़ा सकते हैं, ये बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो बहुत से कोर्सेज पढ़ रहे हैं। हमारे पास बहुत लेस फ्लेक्सिबल देन रिलेशन डीबीएमएस एंड डू नॉट सपोर्ट एंड होप नेचुरल लैंग्वेजेस, ये नेचुरल लैंग्वेजेस को हमारी सपोर्ट नहीं करता, उसके वाले से आगे वर्किंग को लेकर नहीं चलता कि हमारा रिलेशनल डीबीएमएस क्या है, वो हमारे सपोर्ट नहीं करता न्यूरल जितनी भी नेचुरल लैंग्वेजेस आती हैं उनको। अब जहाँ पे ओबीएम डेटाबेस पे वर्क करता है, यानी कि रियली हमने एक ऑब्जेक्ट को चूज करना है, उसके मुताबिक वर्क कराना है। स्टोर्स डाटा एंड प्रोसीजर्स एट ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमने स्टोर कर लिया डाटा को, उनके मुताबिक ऑब्जेक्ट करा लिया। अब यहाँ पे ये मैनेज करता है अपने ग्राफिक, मल्टीमीडिया, जावा, अल्फाबेट्स को रिव्यू रिट्राइवली हमने क्या करना है, स्लोली कंपेयर्ड विद रैशनल डीबीएमएस फॉर प्रोसेसिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, के लार्ज नंबर की हमारी ट्रांजेक्शन कैसे चल रही है, चीजों को हम लोग कैसे लेकर चल रहे हैं, रिलेटिवली हमने देखना। जहाँ पे हाइब्रिड का वर्ड आ जाए तो हाइब्रिड का मतलब बेटा कॉम्बिनेशन बनाना, इसमें हमें कैपेबिलिटीज आती हैं डीबीएमएस एंड रिलेशन। देखें दो चीजें बताई गई हैं, इसमें दो या दो से ज्यादा चीजों का हम कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं हाइब्रिड में। ये था हमारे पास डेटाबेसेस की अप्रोचेस के बारे में जो कि हमने बिजनेस की फर्म्स के रिलेटेड पढ़ी। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। Information system and security. Let's start information system and security. What is an information system? इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ये तमाम चीजें लाई करती हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा, पीपल, प्रोसीजर एंड नेटवर्क। सॉफ्टवेयर, हमें किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है, सिस्टम होगा तो सॉफ्टवेयर होगा, उसको सिस्टम होने के लिए हार्डवेयर का होना जरूरी है, उसी सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा होगा, डाटा को चलाने के लिए लोग होने चाहिए, प्रोसीजर यानी कि वो स्ट्रेटेजीज, रूल्स एंड रेगुलेशन हो तो उस सिस्टम को चला सकते हैं, नेटवर्क यानी कि डील करने के हमारे पास एक या एक से ज्यादा कम्युनिकेशन वे होने चाहिए, जब हम दूसरे कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं उसको आगे से आगे लेकर चलते हैं। अब आते हैं क्रिटिकल characteristics of information. The value of information come from its characteristics. कौन कौन सी characteristics आ जाती हैं? confidentiality, integrity, availability, authenticity, accuracy, utility and profession. confidentiality में हमारे पास आता है यानी कि आपने डाटा को राज के तौर पे रखना है, ये ना कि आप हर किसी के डाटा को दूसरे के साथ शेयर करते जा रहे हैं। इंटीग्रिटी, बिल्कुल करेक्ट हो, ओरिजिनल फॉर्म में हो। अवेलेबिलिटी, इन्फो या सर्विसेज जितनी हमने यूजर को देनी है वो उसके बारे में हो। ऑथोनेशन में आ जाते हैं यानी कि ऑथोरेसी, यानी कि उसके मुताबिक जितना उसको कहा गया उसके अंदर ही वो डाटा को एक्सेस कर सके, उससे ज्यादा ना कर सके, अनऑथोराइज्ड की तरफ ना चला जाए, यानी कि डाटा के अनऑथोराइजेशन, ऐसा डाटा ना एक्सेस कर ले जो उसके लिए नेसेसरी नहीं है। एक्यूरेसी,
फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स एंड एरर्स, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए उसमें, फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स एंड एरर्स। यूटिलिटी में आता है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से बयान करें, यानी कि इसमें भी कॉन्फिडेंशियल की तरह आता है। प्रोफेशन में आता है डिफरेंट फ्रॉम कॉन्फिडेंशियली, आपके यानी कि कॉन्फिडेंशियली तो आप रख रहे हैं लेकिन उसको पॉजिटिव ना समझे, उसके अंदर उस डेटा को निचोड़ निकाल के अपने अंदर रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है अदर्स, यूज अटेन्युकेशन यूजर्स हो देम क्लेम टू बी, यानी कि वो सिर्फ इसको यूज कर सकें जिसके पास इनकी अथॉरिटी हो। अवेलेबिलिटी दे रिकॉर्ड्स हु एक्सेस देम, वो भी हमारे पास इसमें ही आ जाती है ऑथराइजेशन में। नॉन रिप्रोडक्शन, वन कैन नॉट क्लेम आई डिड नॉट साइन दिस, अगर कोई इसको क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने इसको यूज करना है तो हम इसको साइन नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं सिक्योरिटी पे। व्हाट इज सिक्योरिटी, डेफिनेशन क्या है, बुक से हमारे पास जो डेफिनेशन आई वो ये आई कि द क्वालिटी, ये बुक हमारे पास इसके प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, आर स्टेट ऑफ बीइंग सिक्योर टू बी फ्री फ्रॉम डेंजर, कि फ्री फ्रॉम, हमने क्वालिटी ऐसे बनानी है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन हो वो फ्री फ्रॉम डेंजर हो। ये डिफरेंट बुक्स हैं और जेम्स एंडरसन ने क्या कहा था, वेल इन्फॉर्म्ड सेंस दैट इंफॉर्मेशन रिस्क एंड कंट्रोल आर इन बैलेंस, कि जितनी भी वेल इंफॉर्मेशन होती है ना उसको, इंफॉर्मेशन को हम रिस्क से जो होती है ना उसको बचाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक इनबैलेंस फॉर्म में लेकर आते हैं कि हमारा डाटा जो है वो इनबैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। रीटा समर्स IBM सिस्टम जर्नल 1984 includes concepts, techniques, and measures that are used to protect computing systems and the information they maintain against deliberate or accidental threats। के accidental threats कौन से, ऐसे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर कोई डाटा को अचीव करना हो, हमें मेंटेन करना हो, कोई ऐसे थ्रेट्स है या कोई पॉसिबिलिटी है उसको अचीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। What is security? Successful companions should have multiple security types: physical security, personal security, operational security, communication security, network security, information security। अब वन बाय वन करके इनको पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, प्रोटेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स क्रिटिकल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सिस्टम दैट यूज स्टोर एंड ट्रांसमिट डेट इन्फो, कि उसने स्टोर करनी है, ट्रांसमिशन करनी है, उस इंफॉर्मेशन की आगे लेके जानी है। अब नेसेसरी टूल्स कौन कौन से, इसमें पॉलिसी, अवेयरनेस, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजीज के एक स्पेशल रूल्स होना चाहिए, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, ट्रेनिंग आनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी आती है। नेटवर्क सिक्योरिटी में हम पॉलिसी बनाते हैं, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर एंड डाटा सिक्योरिटी के, इनके अंदर देखते हुए कि हम कंप्यूटर एंड डाटा सिक्योरिटी को कैसे चलाते हैं, उसके अंदर काम को कैसे लेकर चलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सिक्योरिंग कंपोनेंट्स इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अच्छा जी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से आते हैं, ये की कंपोनेंट्स हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होगा तो काम चला सकते हैं, अदरवाइज हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सिक्योर नहीं बना सकते। कंपोनेंट्स कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है, उनको भी अटैक करने के लिए सब्जेक्ट ऑफ एन अटैक क्या हो सकते हैं कि अटैकर यूज कंप्यूटर्स एक्टिवली टू लॉन्च अटैकर्स अगेंस्ट टारगेट, के मतलब अपने टारगेट को बचाने के लिए उनके खिलाफ एक नया महाज जो होता है वो उसको अटैच करवाते हैं। और ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन अटैक, कंप्यूटर्स आर व्हाट आर अंडर अटैक, हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट तो ये कि हमें उस चीज के ऊपर अटैक करना है, और क्या जिस चीज अटैक हो रहा है जिस चीज के ऊपर वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उस सिस्टम को चेक करना है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अटैक, अटैक कोड, स्टोलन डाटा, कि आपका डाटा जो है वो क्या चीज पे अटैक कर रहा है, उसका हम स्टोलन कैसे कर रहे हैं, उसको हैकर से किस तरह से बचा रहे हैं, उसका ये सब्जेक्ट है कि ये आपके पास जो हैकर्स है वो किस तरह से उनसे बचाया जा रहा है, हैकर्स क्या क्या चीजें से यूज करते हुए हमारे कंप्यूटर पे अटैक कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपनी प्राइवेट इन्फो को बचाना है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। बैलेंसिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड एक्सेस। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सबसे पहली चीज ये होती है कि हमें यूजर को एक्सेस भी देनी है और साथ में उसकी सिक्योरिटी को भी बैलेंस रखना है। तो उसके लिए हमें ये जरूरी होता है कि हम ऐसी जो होती हैं इम्पॉसिबल कर सकें कि obtain करें परफेक्ट सिक्योरिटी को, जो कि प्रोसेस करते हैं नॉट एन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं, तो सिक्योरिटी शुड बी कंसीडर्ड बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्शन एंड अवेलेबिलिटी, बैलेंस होना चाहिए कि हमें इतना ही डाटा देना है जितना उसकी जरूरत है, ये नहीं कि हम सारे डाटा को खोल के रख देंगे जो यूजर साइड पे भी, यूजर साइड का डाटा जो एडमिन साइड पे होगा। टू अचीव बैलेंस लेवल ऑफ सिक्योरिटी मस्ट अलाउ रिस्पांसिबल एक्सेस येट प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट्स, के थ्रेट्स के बारे में हम देख सकते हैं। सिक्योरिटी बेसिस एक्सेस CIO, टू फैक्टर्स, स्टूडेंट आई फॉरगेट माय ऑथेंटिकेशन डिवाइसेस, स्टूडेंट टू इट्स हैजर्ड।
स्टूडेंट 1 कहता है कि मुझे अपनी ऑथेंटिकेशन जो डिवाइसेस है ना उनकी मुझे प्राइवेसी वगैरह भूल गई है, तो ये मेरी एक्सेस है। तो फिर स्टूडेंट 2 कहता है कि तुम इसको जो है ना वो एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई वे निकाल सकते हैं। 2 फैक्टर्स में ऑथेंटिकेशन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट प्राइवेट डाटा। ऑडिटर क्या करते हैं, वो नीड टू कंपाइल विद लॉज एंड रेगुलेशन। वो कहते हैं कि लॉज एंड रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए आप किसी भी चीज की सिक्योरिटी यूजर को एक्सेस के साथ दे सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, अब जिस तरह हर काम की एक हिस्ट्री होती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पीछे भी क्या बनाने की जरूरत है, किस तरह के रीजंस बनेंगे, जिसको हमने देखा बीइंग इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट मेन फ्रेम्स वर डेवलप। हाँ जी, जब हमारे पास बिगेन ने क्या किया था, एक इमीडिएटली उसने वर्क किया था एक मेन फ्रेम के ऊपर जो उसने डेवलप किया था, ग्रुप डेवलपिंग कोड ब्रेकिंग कंप्यूटेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 क्रिएटेड द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 के अंदर पहला मॉडर्न कंप्यूटर बनाया गया था। 1917 एंड 1918 ARPANET ने क्या किया था, पॉपुलैरिटी एज डिड इट्स पोटेंशियल फॉर मिसयूज। ये सारा जो काम किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के दरमियान हुआ था, जिनमें उन्होंने अपने फौजियों तक पैगाम पहुंचाने के लिए ये काम किया गया था कि ARPANET ने उनको एक टेक्नोलॉजी दी थी जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से होता हुआ नेट वहां तक पहुंचाया गया था। ARPANET ग्रू इन पॉपुलैरिटी एज डिड इट्स पोटेंशियल फॉर मिसयूज से बचने के लिए वो कुछ ना कुछ इस तरह का यूज करते हैं। फंडामेंटल प्रॉब्लम यानी कि बेसिक प्रॉब्लम जितनी भी ARPANET की सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। नो सेफ्टी फॉर डायल अप कनेक्शन थ्रू ARPANET से बचने के लिए हमें कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो होती है वो प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं किए जाते। नॉन हमारे पास ARPANET कोई एक अदारा था जिसने इस काम को करवाया था। अब 19R609 में क्या हुआ था, सेफ्टी ऑफ डाटा, लिमिटेशंस क्या थी, इन्वॉल्वमेंट क्या चीजों की दी गई थी, ये सारी चीजें देखते हुए R609 में पेपर में ये स्टेटेड किया था कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में, किसका स्कोप जो है वो ग्रीव करना चाहिए। 1990s में क्या हुआ था कि नेटवर्क का जितना भी कंप्यूटर कॉमन था वो उसको कॉमन कर दिया था, इंटरकनेक्टेड कर दिया था नेटवर्क के साथ, और इंटरनेट बिकम फर्स्ट मेन फैसिलिटेशन ऑफ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। बहुत से नेटवर्क का ये यानी कि इंटरनेट के साथ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्या होता है, एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर यानी कि बहुत एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क के साथ। मैंने नेटवर्क की ये डेफिनेशन आपको बताई थी कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या डिवाइसेस आपस में अटैच होती हैं उनको हम एक नेटवर्क का नाम देते हैं। इसी तरह से जब दो या दो से ज्यादा नेटवर्क आपस में अटैच होते हैं उनको इंटरनेट का नाम दिया जाता है। इसी के ऊपर हम प्राइवेसी को आगे लेकर चलते हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, तो प्रेजेंट में हमारे पास बहुत से सिक्योर्ड ऐसे कॉम्बिनेशन आए जिनको हमें देखने पड़ा, उसको हमें सिक्योर करने के लिए क्या करना पड़ा, सेम प्रॉब्लम्स हमारे पास आई, तो हमने इमर्जिंग नेटवर्क कंप्यूटिंग सिस्टम लगाया जिसने स्मार्टफोन्स IoT डिवाइसेस आए जिसने इसको सिक्योर बनाया। ये था हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी के मुताबिक इस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग, इसमें अब हम देखेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस BI। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है कि हमें हम अपने बिजनेस के अंदर हमारा इंटेलिजेंस लेवल क्या है, हम किस तरह से अपने बिजनेस की डीलिंग करें, हम कैसे देख रहे हैं कि जो हमारा बिजनेस है क्या वो डील कर पा रहा है, हमारा बिजनेस किस लेवल पे चल रहा है। टूल फॉर कंसोलिडेटिंग एनालिसिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू हेल्प यूजर्स मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस। अच्छा, जितने भी टूल्स हैं ना उनमें वो क्या करेगा, उनकी कंसोलिडेशन चेक करेगा, उनके मुताबिक देखेगा कि डाटा जो है वो बिल्कुल ठीक वे से वर्क कर रहा है, उनकी एनालाइजेशन कैसी चल रही है, क्या उनको एक्सेस है कि हम ज्यादा अमाउंट पे डाटा एंटर कर सकें, और ये बेहतर तरीके से हमारे डिसीजन को लेने में हमारे लिए मदद कर सकता है। और ये क्या था, ये एक हार्म्स एंटरटेनमेंट एजेंसी थी जिसने क्या किया था, एनालिसिस किया था कस्टमर्स के बारे में कि कस्टमर की जो गेमिंग प्रोफाइल है या वो आइडेंटिफाई करता है, यानी कि कस्टमर्स को अगर कोई गेमिंग प्रोफाइल बना के दी जाए तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल केस बन सकता है। जैसे प्रॉफिटेबल केस बन सकता है, बहुत से लोग जो है गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल केस बन सकता है। प्रिंसिपल टूल्स कौन कौन से इंक्लूड है, सॉफ्टवेयर फॉर डेटाबेस क्यूरी एंड रिपोर्टिंग, ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग। जब सॉफ्टवेयर डेटाबेस क्यूरी एंड रिपोर्टिंग के लिए लगाया जाता है, इसमें DBMS आ जाता है, कैसा सॉफ्टवेयर बनाना जो कि एनालिसिस भी कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, उन क्यूरीज को ऐड करता है, उनकी रिपोर्ट बना रहा है। अब ऑनलाइन एनालिसिस जब हम करेंगे तो OLAP आ जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हमने जिसके जरिए काम किया है, काम को देखा है कि हमारा जो एनालिसिस है पिछला काम कैसा हुआ था, उसको हमने अगले काम को कैसे लेके चले। डेटा माइनिंग यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रीवियस का नॉलेज के साथ अगले नॉलेज को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट, यूजिंग डेटाबेस टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंसेज एंड डिसीजन मेकिंग। अब इसमें हमारे पास एक फिगर आ रही है, इसको देखते हैं। डेटाबेस
डेटाबेस के अंदर डाटा वेयर हाउस, बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस में डेटाबेस आता है कीप ट्रैक ऑफ ट्रांजैक्शन, ओलैप, डाटा माइनिंग, क्यूरी रिपोर्टिंग, फाइंड पैटर्न्स एंड इंसाइट्स, डिसीजंस एंड रिस्पॉन्ड टू द डाटा एंड पैटर्न। डेटाबेसिस में क्या आता है कि हमने इसका ट्रैक रखना है कि डाटा कहाँ पे बन रहा है, कैसे लेके जाया जा रहा है। अब इनके ऊपर ये क्यूरीज बनेगी, उनका वेयर हाउसेस देखा जाएगा कि क्यूरी की रिपोर्ट क्या है, किस तरह से इस रिपोर्ट को बनाया गया। इसके अंदर हमने पैटर्न्स फाइंड करने, पैटर्न्स को देखते हुए फिर हमने देखना इस तरह हमने पैटर्न ड्रा कर लिया और हमने लेना कि क्या ये पैटर्न ठीक बना है, आया इस पैटर्न के थ्रू हम अपनी वर्किंग चला सकते हैं या हमें बराबर पीछे प्रीवियस में जाना पड़ेगा। देखिए इन्होंने एरो से भी शो कराया है, डेटाबेस टू वेयर हाउस टू बिजनेस इंटेलिजेंस। A series of analytical tools work with data stored in database to find patterns and insight for helping managers and employees make better decisions to improve organizational performance। इसमें हमें क्या कहता है कि एनालिटिकल टूल जितना भी होता है ना वो वर्क करता है डाटा को स्टोर करना है, जिससे हम पैटर्न फाइंड कर सकते हैं जो कि हमारे लिए हेल्प करते हैं मैनेजर्स के एंड एम्प्लॉयज की कि वो बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पॉइंट आता है वो डाटा माइनिंग आता है। डाटा माइनिंग में मतलब ही ये होता है कि हमने अपने नॉलेज के साथ कंपेयर करना होता है प्रीवियस नॉलेज के साथ, इनके मोर डिस्कवरी ड्रिवन डेट ओवरलैप। यहाँ पे हमें जितना भी डिस्कवरी डाटा हुआ है हमने उस डाटा को कंपेयर करना होता है प्रीवियस नॉलेज के साथ। फाइंड हिडन पैटर्न्स रिलेशनशिप्स इन लार्ज डेटाबेसेस। अच्छा, जितने भी हिडन पैटर्न्स है, इनके छुपे हुए पैटर्न्स जिनके जरिए हमने करना है। अगर हमने एक चेयर का भी पैटर्न बनवाना है कि हमें उसका आइडेंटिफिकेशन करवाने की चेयर है या इसका ये रिलेशनशिप है लार्ज डेटाबेसेस में, तो हमें उसका पैटर्न दिखाना पड़ता है। इन्फर्स रूल्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर। अच्छा, अब हमने जितना भी रूल बनाया उसके अंदर हमने ये प्रिडिक्ट किया कि हमारा फ्यूचर का बिहेवियर कैसे था, हम कैसे रह रहे हैं, किस तरह से चीजों को डील कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को कैसे लेके इंक्रीमेंट आगे से आगे हम करवा रहे हैं। अब आते हैं these pattern and rules are used to guide decision making and forecast the effect of those decisions, properly used to provide detailed analysis of patterns in customer data for one-to-one marketing companions are to identify profitable customers. Less well known, used to trace calls from specific neighborhoods that use stolen cell phones and phone accounts। ये पैटर्न जितने भी हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, इसकी पहले यहाँ पे हमारे पास जो आया द पैटर्न एंड रूल्स आर यूज्ड टू गाइड डिसीजन मेकिंग एंड फोरकास्ट द इफेक्ट ऑफ दोस डिसीजन। फोरकास्ट का मतलब पेशीन गोई करना कि ये आइडिया लगाना कि जो हमने वर्किंग की है सही तरीके से काम कर रही है, इनकी डिसीजन मेकिंग कैसे चल रही है, इनका इफेक्ट कैसे चल रहा है, प्रॉपर्ली हम किस चीज को यूज करें जो प्रोवाइड करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस पहले यानी कि पूरी डिटेल में पड़ा हुआ है। और इनके पैटर्न के जितने भी कस्टमर्स का डाटा है, एक 1-to-1 मार्केटिंग हम करते हैं कैंपेन्स लगाने के लिए जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा प्रॉफिटेबल कस्टमर चल रहा है कि नहीं चल रहा, हम प्रॉफिटेबली काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अब लेस वेल नोन वो चीजें जिनके बारे में हमें कम आइडिया होता है। यूज टू ट्रेस कॉल्स फ्रॉम स्पेसिफिक नेबरहुड के हमने अपनी जगह से चेक करना है कि हमने जो कॉल्स की हैं उनको बेहतर तरीके से हम क्या ट्रेस कर सकते हैं। ये स्टोलन सेल फोन जिसके जरिए हमारे स्टोलन सेल फोन या फोन के अकाउंट जो भी हैं उनको ट्रेस किया जा सकता है, इधर ये प्रोसेस ठीक है कि नहीं है, इसके जरिए हमने इसमें ये चेकिंग करते हैं। Information system and security. Let's start information system and security. What is an information system? Information system क्या होता है? Information system के अंदर ये तमाम चीजें लाई करती हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा, पीपल, प्रोसीजर एंड नेटवर्क। सॉफ्टवेयर, हमें किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है। सिस्टम होगा तो सॉफ्टवेयर होगा, उसको हम सिस्टम होने के लिए हार्डवेयर का होना जरूरी है। उसी सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा होगा, डाटा को चलाने के लिए लोग होने चाहिए। प्रोसीजर यानी कि वो स्ट्रेटेजीज, रूल्स एंड रेगुलेशन हो तो उस सिस्टम को चला सकते हैं। नेटवर्क यानी कि डील करने के हमारे पास एक या एक से ज्यादा कम्युनिकेशन वे होने चाहिए जब हम दूसरे कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं, उसको आगे से आगे लेकर चलते हैं। अब आते हैं क्रिटिकल characteristics of information. The value of information come from its characteristics. कौन सी characteristics आ जाती हैं? Confidentiality, integrity, availability, authenticity, accuracy, utility and profession. Confidentiality में हमारे पास आता है यानी कि आपने डाटा को राज के तौर पे रखना है, ये ना कि आप हर किसी के डाटा को दूसरे के साथ शेयर करते जा रहे हैं। इंटीग्रिटी बिल्कुल करेक्ट हो, ओरिजिनल फॉर्म में हो। अवेलेबिलिटी, इन्फो या सर्विसेज जितनी हमने यूजर को देनी है वो उसके बारे में हो। ऑथोनेशन में आ जाते हैं यानी कि ऑथोरेसी यानी कि उसके मुताबिक जितना उसको कहा गया उसके अंदर ही वो डाटा को एक्सेस कर सके, उससे ज्यादा ना कर सके, अनऑथोराइज्ड की तरफ ना चला जाए यानी कि डाटा के
अनऑथराइजेशन, ऐसा डाटा ना एक्सेस कर ले जो उसके लिए नेसेसरी नहीं है। एक्यूरेसी, फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स एंड एरर्स, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए उसमें, फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स एंड एरर्स। यूटिलिटी में आता है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से बयान करें, यानी कि इसमें भी कॉन्फिडेंशियल की तरह आता है। प्रोफेशन में आता है डिफरेंट फ्रॉम कॉन्फिडेंशियली, आपके यानी कि कॉन्फिडेंशियली तो आप रख रहे हैं लेकिन उसको पॉजेसिव ना समझे, उसके अंदर उस डेटा को निचोड़ निकाल के अपने डेटा को रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है अदर्स, यूज अटेन्युकेशन यूजर्स हो देम क्लेम टू बी, यानी कि वो सिर्फ इसको यूज कर सकें जिसके पास इनकी अथॉरिटी हो। अवेलेबिलिटी, दे रिकॉर्ड्स हु एक्सेस देम, वो भी हमारे पास इसमें ही आ जाती है अथोराइजेशन में। नॉन रिप्रोडक्शन, वन कैन नॉट क्लेम आई डिड नॉट साइन दिस, अगर कोई इसको क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने इसको यूज करना है तो हम इसको साइन नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं सिक्योरिटी पे। व्हाट इज सिक्योरिटी, डेफिनेशन क्या है, बुक से हमारे पास जो डेफिनेशन आई वो ये आई कि द क्वालिटी, ये बुक हमारे पास इसके प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, आर स्टेट ऑफ बीइंग सिक्योर टू बी फ्री फ्रॉम डेंजर, कि फ्री फ्रॉम, हमने क्वालिटी ऐसे बनानी है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन हो वो फ्री फ्रॉम डेंजर हो। ये डिफरेंट बुक्स हैं और जेम्स एंडरसन ने क्या कहा था, वेल इन्फॉर्म्ड सेंस दैट इंफॉर्मेशन रिस्क एंड कंट्रोल आर इन बैलेंस, कि जितनी भी वेल इंफॉर्मेशन होती है ना उसको, इंफॉर्मेशन को हम रिस्क से जो होती है ना उसको बचाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक इनबैलेंस फॉर्म में लेकर आते हैं कि हमारा डाटा जो है वो इनबैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। रीटा समर्स, IBM सिस्टम जर्नल 1984 includes concepts, techniques, and measures that are used to protect computing systems and the information they maintain against deliberate or accidental threats। के accidental threats कौन से, ऐसे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर कोई डाटा को अचीव करना हो, हमें मेंटेन करना हो, कोई ऐसे थ्रेट्स है या कोई पॉसिबिलिटी है उसको अचीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। What is security? Successful companions should have multiple security types: physical security, personal security, operational security, communication security, network security, information security। अब वन बाय वन करके इनको पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, प्रोटेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स क्रिटिकल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सिस्टम दैट यूज स्टोर एंड ट्रांसमिट डेट इन्फो, कि उसने स्टोर करनी है, ट्रांसमिशन करनी है, उस इंफॉर्मेशन की आगे लेके जानी है। अब नेसेसरी टूल्स कौन कौन से, इसमें पॉलिसी, अवेयरनेस, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजीज के एक स्पेशल रूल्स होना चाहिए, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, ट्रेनिंग आनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी आती है। नेटवर्क सिक्योरिटी में हम पॉलिसी बनाते हैं, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर एंड डाटा सिक्योरिटी के, इनके अंदर देखते हुए कि हम कंप्यूटर एंड डाटा सिक्योरिटी को कैसे चलाते हैं, उसके अंदर काम को कैसे लेकर चलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सिक्योरिंग कंपोनेंट्स इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अच्छा जी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से आते हैं, ये की कंपोनेंट्स हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होगा तो काम चला सकते हैं, अदरवाइज हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सिक्योर नहीं बना सकते। कंपोनेंट्स कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है, उनको भी अटैक करने के लिए सब्जेक्ट ऑफ एन अटैक क्या हो सकते हैं कि अटैकर यूज कंप्यूटर्स एक्टिवली टू लॉन्च अटैकर्स अगेंस्ट टारगेट्स, के मतलब अपने टारगेट को बचाने के लिए उनके खिलाफ एक नया महाज जो होता है वो उसको अटैच करवाते हैं। और ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन अटैक, कंप्यूटर्स आर व्हाट आर अंडर अटैक, हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट, तो ये कि हमें उस चीज के ऊपर अटैक करना है और क्या जिस चीज अटैक हो रहा है जिस चीज के ऊपर वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, हमें उस सिस्टम को चेक करना है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अटैक, अटैक कोड, स्टोलन डाटा, कि आपका डाटा जो है वो क्या चीज पे अटैक कर रहा है, उसका हम स्टोलन कैसे कर रहे हैं, उसको हैकर से किस तरह से बचा रहे हैं, उसका ये सब्जेक्ट है कि ये आपके पास जो हैकर्स है वो किस तरह से उनसे बचाया जा रहा है, हैकर्स या क्या चीजें से यूज करते हुए हमारे कंप्यूटर पे अटैक कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी प्राइवेट इन्फो को बचाना है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। बैलेंसिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड एक्सेस। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सबसे पहली चीज ये होती है कि हमें यूजर को एक्सेस भी देनी है और साथ में उसकी सिक्योरिटी को भी बैलेंस रखना है। तो उसके लिए हमें ये जरूरी होता है कि हम ऐसी जो होती हैं इम्पॉसिबल कर सकें कि obtain करें परफेक्ट सिक्योरिटी को जो कि प्रोसेस करते हैं नॉट एन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं, तो सिक्योरिटी शुड बी कंसीडर्ड बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्शन एंड अवेलेबिलिटी, बैलेंस होना चाहिए कि हमने इतना ही डाटा देना है जितना उसकी जरूरत है, ये नहीं कि हम सारे डाटा को खोल के रख देंगे जो यूजर साइड पे भी, यूजर साइड का डाटा जो एडमिन साइड पे होगा। टू अचीव बैलेंस लेवल ऑफ सिक्योरिटी मस्ट अलाउ रिस्पांसिबल एक्सेस येट प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट्स, के थ्रेट्स के बारे में हम देख सकते हैं। सिक्योरिटी बेसिस एक्सेस CIO, टू फैक्टर्स, स्टूडेंट आई फॉरगेट माई ऑथेंटिकेशन डिवाइसेस, स्टूडेंट टू इट्स हैजर्ड,
वन कहता है कि मुझे अपनी ऑथेंटिकेशन जो डिवाइसेस है ना उनकी मुझे प्राइवेसी वगैरह भूल गई है, तो ये मेरी एक्सेस है। तो फिर स्टूडेंट 2 कहता है कि तुम इसको जो है ना वो एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई वे निकाल सकते हैं। 2 फैक्टर्स में ऑथेंटिकेशन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट प्राइवेट डाटा। ऑडिटर क्या करते हैं, वो नीड टू कंपाइल विद लॉज एंड रेगुलेशन। वो कहते हैं कि लॉज एंड रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए आप किसी भी चीज की सिक्योरिटी यूजर को एक्सेस के साथ दे सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, अब जिस तरह हर काम की एक हिस्ट्री होती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पीछे भी क्या बनाने की जरूरत है, किस तरह के रीजंस बनेंगे, जिसको हमने देखा बीइंग इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट मेन फ्रेम्स वर डेवलप। हाँ जी, जब हमारे पास बिगेन ने क्या किया था, एक इमीडिएटली इसने वर्क किया था एक मेन फ्रेम के ऊपर जो उसने डेवलप किया था, ग्रुप डेवलपिंग कोड ब्रेकिंग कंप्यूटेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 क्रिएटेड द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 के अंदर पहला मॉडर्न कंप्यूटर बनाया गया था। 1917 एंड 1918 ARPANET ने क्या किया था, पॉपुलैरिटी एज डिड इट्स पोटेंशियल फॉर मिसयूज। ये सारा जो काम किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के दरमियान हुआ था, जिनमें उन्होंने अपने फौजियों तक पैगाम पहुंचाने के लिए ये काम किया गया था कि ARPANET ने उनको एक टेक्नोलॉजी दी थी जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से होता हुआ नेट वहां तक पहुंचाया गया था। ARPANET ग्रू इन पॉपुलैरिटी एज डिड इट्स पोटेंशियल फॉर मिसयूज से बचने के लिए वो कुछ ना कुछ इस तरह का यूज करते हैं। फंडामेंटल प्रॉब्लम यानी कि बेसिक प्रॉब्लम जितनी भी ARPANET की सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। नो सेफ्टी का डायल अप कनेक्शन थ्रू ARPANET से बचने के लिए हमें कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो होती है वो प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं किए जाते। नॉन हमारे पास ARPANET कोई एक अदारा था जिसने इस काम को करवाया था। अब 19R609 में क्या हुआ था, सेफ्टी ऑफ डाटा, लिमिटेशंस क्या थी, इन्वॉल्वमेंट क्या चीजों की दी गई थी, ये सारी चीजें देखते हुए R609 में पेपर में ये स्टेटेड किया था कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में कि इसका स्कोप जो है वो ग्रू करना चाहिए। 1990s में क्या हुआ था कि नेटवर्क का जितना भी कंप्यूटर कॉमन था वो उसको कॉमन कर दिया था, इंटरकनेक्टेड कर दिया था नेटवर्क के साथ, और इंटरनेट बिकम फर्स्ट मेन फैसिलिटेशन ऑफ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। बहुत से नेटवर्क का ये यानी कि इंटरनेट के साथ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्या होता है, एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर यानी कि बहुत एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क के साथ। मैंने नेटवर्क की ये डेफिनेशन आपको बताई थी कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या डिवाइसेस आपस में अटैच होती हैं उनको हम एक नेटवर्क का नाम देते हैं। इसी तरह से जब दो या दो से ज्यादा नेटवर्क आपस में अटैच होते हैं उनको इंटरनेट का नाम दिया जाता है। इसी के ऊपर हम प्राइवेसी को आगे लेकर चलते हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, तो प्रेजेंट में हमारे पास बहुत से सिक्योर्ड ऐसे कॉम्बिनेशन आए जिनको हमें देखने पड़ा, उसको हमें सिक्योर करने के लिए क्या करना पड़ा, सेम प्रॉब्लम्स हमारे पास आई तो हमने इमर्जिंग नेटवर्क कंप्यूटिंग सिस्टम लगाया जिसने स्मार्टफोन्स IoT डिवाइसेस आए जिसने इसको सिक्योर बनाया। ये था हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी के मुताबिक इस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलैबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।